लीजिए सुनिए समन्वित नाटक कोलुशा। मैक्सिम गोर्की की मूल कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण किया है श्री महेश कटारे ने। प्रस्तुत करता है मदन मोहन मिश्र। एक बात कहनी है, सुनेंगे आप? ना ना, ये मेरी अपनी कोई बात नहीं है, पर हो सकती है, हो तो आपकी भी सकती है। दरअसल ये एक ऐसी सच्चाई है जो कहीं भी हो सकती है। मैं आपको इसमें इसलिए साझीदार बनाना चाहता हूं कि हम जान सके कि उसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए और हम उसे अनदेखा कर जाते हैं, उधर से मुंह फेर लेते हैं। हम ऐसे बंदर हैं जो बुराई देखते ही नहीं हैं, बुरा सुनने से बचते हैं, बुराई के विरुद्ध मुंह नहीं खोलते। और कोई हिम्मत वाला बुरे से लड़ने का साहस करे तो उसका साथ नहीं देते। मैं कुछ दिन से उसके बारे में सोच रहा हूं। कुछ बुरा भयानक हुआ है उसके साथ। कोई कहानी है उसके पीछे, अफसाना, या कहूं कि व्यथा की एक कथा। मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी वास्तविकता है जो हमें अपने भीतर झांकने को विवश करती है। आप कह सकते हैं कि मैं क्यों सुनूं कोई सच्चाई, अरे जिसका मुझसे कोई वास्ता ही नहीं, और मेरे पास इधर उधर की सुनने की फुर्सत कहां है। उस आदमी ने भी मुझसे यही कहा था। चलिए मैं वहीं से शुरू करता हूं। बात यूं है कि सेहत बनाए रखने की चिंता में डॉक्टर की सलाह पर मैं प्रातः घूमने निकलता हूं। शहर से बाहर की ओर कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर मैं चहलकदमी कर लेता हूं। उस समय कुछ और लोग भी आते हैं। मैं आता था, कुछ दिन से वो भी आने लगा था अपने कुत्ते के साथ। एक दिन यूं ही जाने किस उत्सुकता के चलते मैं सड़क से हटकर कब्रिस्तान की दीवार के सहारे सहारे चला गया था। वही दीवार में एक बेतरतीब सा छेद है। मैंने उत्सुकतावश भीतर झांका उस छेद से, तो देखा कि एक स्त्री एक कब्र के पास बैठी है। यह किंचित आश्चर्य का विषय था। कोई स्त्री सवेरे सवेरे कब्रिस्तान नहीं जाती। दूसरे दिन भी वो वहीं थी। उस दिन मैंने अपने कुत्ते के साथ घूमने आने वाले को नमस्कार किया था और उसने मुंह से नहीं, सिर झुकाकर उत्तर दिया था। कुत्ता जरा ठिठका था, गुर्राया भी था। अगले रोज मैंने उस व्यक्ति को कहा, क्या आपको पता है? किस बात का? ये जो कब्रिस्तान है। ये तो सबको पता है। अरे इसके भीतर एक स्त्री है। अरे भाई, कब्रिस्तान है तो इसमें कई स्त्रियां दफन होंगी। ओफो, आप समझ नहीं रहे। वो कब्र के भीतर नहीं, ऊपर कब्र के पास बैठी रहती है। क्या आपको उसकी कहानी, सच्चाई या दुख जानने की इच्छा है? भाई मैं क्यों जानूं उसकी कहानी या सच्चाई या जो भी हो। मुझे इन सब बातों में न दिलचस्पी है न फुर्सत। थोड़ी फुर्सत निकालनी पड़ती है हुजूर, जैसे आप अपने इस प्यारे से कुत्ते के लिए निकालते हैं ना। हाँ भाई, ये बहुत प्यारा है हमें। खैर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी चाहे तो ज़रूरी बातों के लिए समय निकाल सकता है। जो सच्चाई या कहानी हमें जाननी चाहिए वो यहीं पास में ही होती है। देखिए, आप सभ्य हैं, मेरे साथ उसके लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं, चलकर उसे देख सकते हैं। देखिए भाई, इस समय तो मैं अपने डॉग के साथ हूँ। मतलब कि ये डॉग मेरे साथ है और कब्रिस्तान में रूहें रहती हैं। ओह, कुत्तों को दिखाई भी देती हैं और फिर वो रोते हैं। मैं अपने प्रीटी डॉग को रुलाना नहीं चाहता। ठीक कह रहे हैं जनाब आप।
मैं आपको साथ इसलिए लेना चाहता हूं कि आप सभ्य हैं, कुछ सोचने कुछ करने की हैसियत है आपके पास। रोजी रोटी के जाल में उलझा नहीं रहना पड़ता आपको। अरे डॉग को कुछ देर के लिए चौकीदार की निगरानी में छोड़ा जा सकता है। अच्छा ये बताओ कि कब्रिस्तान में कहाँ जाना होगा? वो देख रहे हैं ना आप, चार दीवारी से ऊपर उठे वो जो भूर्ज के पेड़ दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना आपको? जी। बस वहीं तक। तो आप चौकीदार को भी तो साथ ले जा सकते हैं। ओफो भाई, बात यह है कि वो शायद सच्चाई जानता है। मेरा मतलब है कि आपके पास इतना समय है तो यूं भी आप चल सकते हैं। चलिए। अरे भैया, अंदर तो बहुत उमस है। हाँ, सूरज ऊपर चढ़कर तीखा हो रहा है, हवा भी उतना खुलकर नहीं बह रही है। फिर भी देखो, वहां उन सूखे भूर्ज पत्तों के नीचे एक स्त्री बैठी है। हाँ है तो, सादा सूती पोशाक पहने, सिर पर काला दुशाला डाले है, शोक में लग रही है। ठीक कह रहे हैं आप, स्थायी शोक। स्थायी शोक दिलचस्प शब्द है और दुखद भी है। पास चलकर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि उसकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मुंह पर सूजन है, होठों की सिरे फूले हुए हैं, जैसे फपक फपक कर रोती ही रहती हो। आंखों की पलकें सूजी हुई है, जैसे उसकी कई लंबी रातें जागते बीती हो। सिर के बाल सूखे, अस्त व्यस्त। चलिए जनाब, उसके पास चलकर देखते हैं। चलिए। इसने तो हमारी ओर सिर उठाकर भी नहीं देखा। एक काम करते हैं महोदय, और पास चलते हैं। बहन मैं दिमित्रोव हूं, इसी शहर का रहने वाला। एक बात बताइए, आप इतनी सुबह, मेरा मतलब है कि दिन पूरा चढ़ा तक नहीं है, तो ये समाधि किसकी है जिसे आप इतने प्यार से और शौक के साथ सहला रही हैं? ये मेरे बेटे की समाधि है। क्या वो बहुत बड़ा था? नहीं, 12 साल का था। 12 साल का? उसकी मृत्यु कब हुई? 4 साल पहले। बहन तुम्हारे बेटे की मृत्यु कैसे हुई? स्वाभाविक तो नहीं थी। गरीब इतना भी खुश नसीब तो नहीं होता कि स्वाभाविक मौत मर सके। मेरे बेटे की मृत्यु घोड़ों की टापों के नीचे कुचलने से हुई। ओह। कृपया अब आप जाएं और मुझे अपने बेटे की जख्म सहलाने दें। एक बात बताइए, आप तो इस समाधि पर हाथ फेर रही हैं। हाँ, ये मेरे बेटे की देह है। कितना कोमल था वो, और घोड़ों की टापें कितनी कठोर, कैसी चुभने वाली होती है। न जाने क्या गुजरी होगी उस पर ऐसा क्या हुआ? कैसे हुआ? आप ये सब पूछकर अभद्रता कर रहे हैं श्रीमान दिमित्रोव। क्यों कुरेद रहे हैं उसे? उदासी तोड़कर उसे रुलाने की ये क्या सनक है? इस समय मैं आपके साथ नहीं हो सकता, मैं तो चला। थोड़ा रुकिए जनाब, थोड़ा रुकिए। बहन, मैं आपकी असहनीय पीड़ा महसूस कर पा रहा हूं। फिर भी आप कह दें तो मुझे लगता है आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। आप में से
किसी से परिचय नहीं है मेरा। जो जानते थे वे सब भूल गए मुझे। मैं भी उनमें से किसी को याद नहीं रखना चाहती। मेरे दुख में अभी तक यहाँ चारों ओर लेटे हुए मुर्दे शामिल हैं। 4 सालों में पहली बार मैंने पाया कि कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। वो घटना, इसके पिता गबन के मामले में 1.5 साल के लिए जेल चले गए। मैं जानती तक नहीं थी कि उन्होंने गबन किया भी है या नहीं। और आप जानते हैं, छोटे आदमी में नियम कानून के खिलाफ जाने की हिम्मत तक नहीं होती जब तक उसके साथ कोई बड़ा आदमी ना हो। तो मेरे पति के जेल जाने पर घर में जो भी जमा पूंजी थी वो इस बीच खर्च हो गई। बचत की रकम कोई ज्यादा भी तो नहीं थी। अब आप ही सोचिए कि गबन का धन अगर हमारे घर आता तो क्या हम इतनी जल्दी मोहताज हो पाते। जिस समय तक मेरा आदमी जेल से छूटा, हमारे पास लकड़ी तक नहीं थी। आप जानते हैं, हम लोग घास जलाकर खाना पकाते थे। और तब एक मालिक गाड़ी भरकर बेकार घास मुझे दे गया था और मैंने उसे सुखा लिया था। जलाते समय उसमें थोड़ा बुरादा मिला लेती थी, लेकिन उससे बहुत ही बुरा धुआं निकलता था। बहुत ही गंदा और बदबूदार धुआं जो खाने का स्वाद खराब कर देता था। आप जानते हैं, मेरा बेटा, कौलुषा नाम था उसका। जानते हैं आप, वो स्कूल जाता था। बड़ा तेज लड़का था और बहुत ही कम खर्च करने वाला। स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में जो भी लकड़ी लट्ठे मिल जाते वो उसे घर ले आता था। बसंत के दिन थे, बर्फ पिघल रही थी। कौलुषा के पास सिर्फ किरमिच के जूते थे पहनने के लिए। जब वो उन्हें उतारता था तो मेरे बच्चे के पैर मारे सर्दी के सुर्ख लाल हो जाते थे। उन्हीं दिनों उन लोगों ने लड़के के पिता को जेल से रिहा कर दिया और गाड़ी में घर ले आए। आप जानते हैं, जेल में उसे दिल का दौरा पड़ गया था। अरे हाँ, वो बिस्तर पर पड़ा मेरी ओर ताक रहा था। उसके चेहरे पर दयनीय मुस्कुराहट। मैंने उस पर निगाह डाली। तुम मेरे पति हो? अरे तुमने मेरी क्या हालत कर डाली है। जेल गए और लौटे तो इस हालत में। कैसे भरूंगी मैं तुम्हारा पेट? क्या मैं तुम्हें सड़क पर फेंकाऊं या फिर गटर में? हाँ, यही करना होगा मुझे। इसके सिवा रास्ता भी क्या है मेरे पास? कौलुषा, अरे बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? ओह मेरे बच्चे, तुम्हारा चेहरा जर्द हो गया है,
आंसू गालों तक। माँ, पिता की हालत ऐसी क्यों है माँ? मेरे बच्चे, क्योंकि वे अपने दिन पूरे कर चुके हैं। तो भाई, क्या नाम बताया तुमने अपना? जी, दिमित्रोव। हाँ, तो दिमित्रोव। उस दिन के बाद से हमारी हालत बद से बदतर होती गई। मैं रात दिन मेहनत करती, लेकिन अपना खून सुखा सुखा कर भी दिन भर में 20 कोपेक से ज्यादा न कमा पाती, और वो भी रोज नहीं। 20 कोपेक वाला तो किस्मत भरा दिन होता, खुशकिस्मत। हालत मौत से भी बदतर थी। मैं अक्सर मर जाने और आत्महत्या करने की सोचती। एक दिन की बात है, कलुषा ने मुझसे कहा, माँ, तुम बस लगी रहती हो, ये काम वो काम, हर दम परेशान। फिर भी भरपेट खाना नहीं, कपड़े नहीं, पैरों में साबुत जूते भी नहीं। बताओ मैं क्या करूँ माँ? आग लगे ऐसी जिंदगी को, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हे ईश्वर, मैं मर क्यों नहीं जाती? और तुम दोनों में से भी तो कोई नहीं मरता कि मेरा बोझ थोड़ा कम हो जाए। ठीक है माँ, ठीक है, लेकिन पिता को ऐसे में कुछ मत कहो। मैं ये भी तो नहीं जानता कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ या नहीं, पर मैं देखता हूँ माँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा माँ। अच्छा माँ, मैं कुछ ना कुछ तो करके ही लौटूंगा। मैं कुछ ना कुछ तो करके ही लौटूंगा माँ। माँ, मैं कुछ ना कुछ तो करके ही लौटूंगा माँ। मैं कुछ ना कुछ तो करके ही लौटूंगा। हाय, ये मैंने क्या कह दिया? वो कहाँ जाएगा, क्या कर पाएगा? हे ईश्वर। अरे सिपाही जी, आप हम तो गरीब लोग हैं, किसी का बुरा ना किया है और ना करते हैं। क्या आप कौस्पोजा शिशिनीना है? हाँ हाँ, पर बताइए तो कि बात क्या है? हम तो यूं ही बहुत परेशानी में हैं। आपको यहाँ देखकर मैं घबरा रही हूँ। आपको अस्पताल बुलाया है। अस्पताल? हाँ, सौदागर एनोखिन के घोड़ों ने तुम्हारे बेटे को कुचल दिया है। मैं गाड़ी के साथ आया हूँ, फौरन चलो। हे ईश्वर, अब तो सहन से भी ऊपर हो गया है। कमबख्त, कलुषा, मेरे बेटे, ये तूने क्या कर डाला? उतरिए, आ गया अस्पताल। सिपाही जी, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? वो उधर उस कमरे में बिस्तर पर देखिए। वही 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 कोने वाला बिस्तर। वो लड़का दिख रहा है ना आपको? सारे बदन पर पट्टियां बंधी हैं। देखिए, उसने भी देख लिया आपको, मुस्कुराया है वो। हाँ, मैंने भी देख लिया है। मैं आ गई मेरे लाल, मेरे छौने। ओह, नहीं नहीं नहीं, उठने की बिल्कुल कोशिश मत कर, और रोना नहीं। देख, मुझे देख के तू रोया ना तो मैं भी रो पड़ूंगी। माँ, मुझे माफ कर दे माँ। पैसे पुलिस वाले आदमी ने ले लिए हैं। कलुषा, तू किन पैसों की बात कर रहा है बेटा? वही जो लोगों ने
और घोड़े के मालिक एनोकिन ने मुझे दिए थे। कलुषा, उन लोगों ने तुझे पैसे क्यों दिए? उनसे पुलिस वाले ने कहा था पैसे देने के लिए। माँ माँ माँ, दर्द हो रहा है माँ। नहीं मेरे बच्चे। माँ, जलन सी हो रही है, आगे आगे बढ़ी से जा रही है माँ। माँ, दर्द हो रहा है माँ। लेकिन कलुषा, तुमने घोड़ों को आते हुए देखा नहीं था क्या? देखा था ना माँ। मैंने सोचा कि ये मेरे ऊपर से निकल जाएंगे तो लोग मुझ पे दया खा के मुझे ज्यादा पैसे देंगे, और उन्होंने ज्यादा दिए भी। माँ माँ माँ, मुझे नींद सी आ रही है माँ। कलुषा, मुझे नींद सी आ रही है माँ। मेरे बच्चे तू सो जा, मुझे नींद सी आ रही है। तेरा दर्द कम हो जाएगा कलुषा। मुझे नींद सी आ रही है। तो सो जा। नींद सी आ भाई दिमित्रोव, उसने जो कहा मैं उससे सब कुछ समझ गई कि मेरे छोटे फरिश्ते ने ये सब मुझे आराम देने और अपने पिता को मेरी जली कटी बातें सुनने से बचाने के लिए किया था। उसने अपनी चिंता नहीं की। अस्पताल में जैसा तैसा खाना मिल ही जाता था। उसने इतना सोचा कहाँ होगा। बहुत ज्यादा रोन डाला घोड़ों ने उस। अब कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ भी नहीं किया जा सकता था। और जानते हैं आप, अगले ही दिन सवेरे उसने अपने प्राण त्याग दिए। वो मर गया। मेरा कलुषा मर गया। बहुत बुरा, बहुत बुरा। और जानते हैं, आखिरी सांस तक वो होश में बना रहा और बार बार कहता रहा मुझसे, माँ, डैडी के लिए नए कपड़े ले लेना माँ, नए जूते भी, अच्छी दवाइयाँ खिलाना जिससे वो जल्दी चंगे हो जाए, और अपने लिए भी अच्छी पोशाक और नया स्कार्फ, नए जूते लेना मत टाल देना। पलंग टूटा है ना, बदल देना। गंदे फटे चादर तक ये भी। तुम्हें भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी दुकान खोलना माँ, एक छोटी सी दुकान खोल लेना माँ, एक छोटी सी दुकान। वो इस तरह बताता रहा जैसे उसके सामने पैसा ही पैसा हो। आप जानते हैं, जबकि हमारे पास वास्तव में कुल 47 रूबल ही थे। फिर क्या, मैं घोड़ों के मालिक एनोकिन के पास गई और जानते हैं, उसने सिर्फ 5 रूबल दिए मुझे। 5 रूबल। इतने में तो मेरे बच्चे के लिए ठीक सा ताबूत भी नहीं मिलता। धन का गर्व और लोभ आदमी को निर्दयी और स्वार्थी बना देता है। जी, आप ठीक कह रही हैं। और जानते हैं, उस घोड़े वाले ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा, किसी से भी पूछ लो, बहुत से लोगों ने देखा था कि तुम्हारे लड़के ने खुद को जानबूझकर घोड़ों के बीच में डाल दिया था अपने आप को। उसकी वजह से मैं झंझट में आ गया। मेरा पैसा खर्च करवाया उसने। अब तुम किस बात की भीख मांगने आई हो?
उसके बाद से मैं घर वापस नहीं गई, कभी भी, आज तक नहीं गई। बस यही है मेरी पूरी कहानी। क्या तुम इस कब्रिस्तान में रहती हो, मुर्दों के इस डरावने मोहल्ले में? मुर्दे किसी से ना कुछ मांगते हैं ना कुछ छीनते हैं। जरा कुछ और पूछ सकता हूँ बहन? पूछने से रोकूंगी नहीं मैं आपको, पर ज़रूरी नहीं कि मेरे पास आपके हर प्रश्न का उत्तर हो या मैं आपको उत्तर दूं। बहन, तुम जीवन से भागकर यहाँ मृत्यु के बीच में क्यों आ बैठी हो? तुम्हारे उस जीवन में मेरे लिए क्या है? वही भूख और बीमारी जो मौत की ओर घसीटती है। तो भाई दिमित्रोव, इस तो का तुम्हारे पास भी क्या उत्तर है? पर ये छोटा सा सवाल है तुम्हारा, बड़ा प्रश्न है जीवन, और उसका अटल उत्तर है मृत्यु। बहन, जानता हूं कि तकदीर ने मार डाला है तुम्हें। कोई कमी तुम में भी होगी, और कुछ दोष मेरा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। ये कुछ सिक्के हैं, इन्हें रख लो इन्हें, कहीं कुछ काम आ जाएंगे तुम्हारे। नहीं दिमित्रोव, तुम अपने को क्यों हैरान परेशान करते हो? आज के लिए मेरे पास बहुत है, अब मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में अब मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल अकेली। ठीक है बहन, मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल अकेली हैं, लेकिन सच ये भी है कि अंततः जीवन सर्वोपरि है, भले ही निराशाओं, उदासियों और संघर्षों से भरा क्यों ना हो। हाँ भाई दिमित्रोव, शायद ठीक कहते हो तुम। आप सुन रहे थे समन्वित नाटक कोलुशा। मैक्सिम गोर्की की मूल कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण किया था श्री महेश कटारे ने। पात्रों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। दिमित्रोव की भूमिका में थे यतीन्द्र चतुर्वेदी, स्त्री सीमा सोनी, सिपाही मदन मोहन मिश्र, कोलुशा खुशबू सोनी और व्यक्ति संजय जैन। सहायक प्रस्तुतकर्ता मनोज कुमार पटेरिया, प्रस्तुतकर्ता मदन मोहन मिश्र। ये नाटक आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया।